नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, पेज नंबर 107 केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग का चैप्टर चल रहा है और उसमें हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे लैटिस एनर्जी क्या होती। ठीक, आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में, फिर उसके बाद लैटिस के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब आगे बात हो रही है बॉन्ड पैरामीटर्स और सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ बॉन्ड लेंथ। क्या होती है बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ। छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस है, उसको समझना जरूरी है। इससे क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपके स्कूल के अलावा और कहीं नहीं पूछा जाएगा। नीट में इसकी डेफिनेशंस नहीं आती, लेकिन ये जानना उतना ही जरूरी है कि जितना कि नीट के लिए ही तैयारी करना। बात को समझिए। बॉन्ड लेंथ इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होती है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बात तो समझ में आ रही। बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, इसके बीच, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके बीच की न्यूक्लियाई क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। जैसे हमने कहा एक एटम ये है, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक, दूसरा एटम ये है और आप इसके कोर आपस में क्या हो, टच करते हो। ये नहीं कि कहीं रखा हो, इससे कोई मतलब ऐसा नहीं है। ये जो कोर है ना, कोर का मतलब समझते हैं ये, ठीक, इस तरीके से। तो आप ये पाएंगे कि यानी ये इनके न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से लेके उस न्यूक्लियस के बीच की दूरी। बात को समझिए बड़े आराम से, कोई जल्दीबाजी है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए ए वाला आइटम रहा, ये बी वाला रहा, तो ये इसके लिए आप इधर बना लीजिए, इसके लिए इधर बना लीजिए। ठीक, समझ में आ रही बात? तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, और ये इसकी अगर हर रेडियस हो जाएगी ये इतनी RA, और यहां से यहां तक क्या, RB, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? तो बॉन्ड लेंथ लिखेंगे इसके लिए RA प्लस RB। ठीक, ये हो जाएगी। अगर ये सिमिलर होते तो RA प्लस RA। बात समझ में आ रही? एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस, देखिए लिखा है ना, इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे A, B एक मॉलिक्यूल है, इसमें हम देख रहे हैं इसको। कहते हैं इसको मेजर कैसे किया जाता है? कहेंगे इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। किससे? या तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन से, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से इसको मेजर किया जाता है। ठीक, ये इनके बारे में नहीं जानना है, लेकिन ये बार बार नाम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में इस तरीके से ये वाले मिलते हैं नाम। तो आप ये कोई भी चीज अगर आ गई कि हाँ किसी के बीच की, एटम के बीच की बात, जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होगी तो इनका नाम जरूर रहेगा। ठीक है ना? आइए अपने सिलेबस में है भी नहीं कि पढ़ा जाए, पढ़ के क्या किया जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग वीडियो बनेगा इस दिन मौज मस्ती वाला, तो उसमें ये सब चीजें सीखी जाएंगी क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए मौज मस्ती में पढ़ा जाएगा उसको। अब आती है बात, अब एक चीज है कोवैलेंट रेडियस क्या होती है, जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं, पीरियोडिक टेबल में जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो कोवैलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस के बारे में वहां दिया था। फिर वही बात देखिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट रेडियस। ये क्या है? इट इज अ रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे थे ना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, तो वहां हम लोग यहां पढ़े थे इस कोवैलेंट रेडियस को। क्या है? इट इज अ रेडियस ऑफ एन एटम्स। एटम्स का मतलब एटम, एटम्स कोर, ये इतना एक साथ पढ़िए तब समझ में आएगा। ये इतना एक साथ, यानी इट इज रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर, एटम्स की कोर की रेडियस। ठीक, विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ, किससे कॉन्टैक्ट में है? द कोर ऑफ द एडजेसेंट, ठीक है ना, कोर ऑफ एडजेसेंट एटम इन बॉन्डेड सिचुएशन। ठीक, यही वाली बात सेम है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि फॉर टू सिमिलर एटम, ठीक, इन अ मॉलिक्यूल, फॉर टू सिमिलर एटम, दो सिमिलर एटम है इन अ मॉलिक्यूल, तो कोवैलेंट रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियाई, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, भूलेंगे तो नहीं, काहे लिए भूलेंगे, बिल्कुल। चलिए, जैसे ये सिमिलर के लिए तो दिए हैं, डिसिमिलर के लिए क्या करेंगे? डिसिमिलर के लिए बॉन्ड लेंथ पढ़ लेंगे, RA प्लस B। ठीक है ना? जैसे इनका कहने का मतलब, ये देखिए सिमिलर एटम एक ये,
एक सिमिलर एटम ये, ठीक, और इसका कोर यहां तक आता है। कोर का मतलब क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये, ठीक, सेल होती हैं, आउटर सेल, बात को समझिए, है ना, आउटर सेल तक पूरा। तो न्यूक्लियस से लेकर यहां तक की चेन, जहां से आउटर वाली ओवरलैप करेंगे दूसरी वाली ऑर्बिटल से, बात को समझिए, वहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ये क्या पूरा कोर है, क्या है इनका कोर है। बात समझ में आ गई। तो यानी इसका मतलब ये न्यूक्लियस और ये देखिए पूरा इसका जहां तक आउटर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना पूरा मिला के क्या हो रहा, कोर। अब यहीं से इससे ओवरलैप करेंगे, ये इसका दूसरा, यानी ये ए है और ये क्या है, ए, ठीक ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, यानी ये देखिए ये यहां से ये वाली कहेंगे आप आर ए लिख दीजिए, ये यहां से इतनी कहेंगे आप आर ए लिख दीजिए, ठीक। तो यानी कोवैलेंट रेडियस आपको पूछा गया, मॉलिक्यूल कैसा ये, तो ये वाली डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, खूब आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यही तो आ जाएगी, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ दी आर ए, ये वाला आर ए प्लस आर ए, यानी 2RA, ठीक ना, 2RA, मतलब 2RA काटेंगे आपस में, इक्विवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, RA, ठीक। ये इसी मेथड से निकाला जाता है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, देखिए यहां पे जहां लिखा है कि द कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द कोर ऑफ एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। The covalent radius is half of the distance between two similar atoms joined by a covalent bond in a same molecule। इतनी बात क्लियर है, वही बात है। ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी ये एडजेसेंट बॉन्डेड। ये बॉन्ड कौन सा होगा, ये बॉन्ड कौन सा होगा, कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम से, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, कहेंगे इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक, बहुत अच्छी बात। यानी जैसे ए बी है, कहेंगे न्यूक्लियाई यहां से यहां तक ये बॉन्डेड सिचुएशन में है, और यहाँ पे आर ए प्लस आर बी, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, आर ए प्लस आर बी इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, ठीक, जो कैसे ज्वाइंड है, कोवैलेंटली। आगे बता रहे हैं क्या है, इट इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर किया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। कोवैलेंट रेडियस, व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस, इट इज अ रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द कोर्स ऑफ एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड सिचुएशन, यानी बॉन्डेड सिचुएशन फॉर टू सिमिलर एटम इन अ मॉलिक्यूल, जो कैसे बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देम का मतलब देयर न्यूक्लियाई, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच के आधा, वो हो जाएगा आर ए के बराबर, ठीक, जैसा कि ऊपर वाले में बता के देखिए बनाए फिगर, बहुत अच्छे से देखिए, जो 107 के ठीक नीचे में बनाए हैं। इतनी बात क्लियर, चलिए इसको नोट करिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको नोट करिए, फिर वंडरवाल वाली बात करेंगे, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वंडरवाल्स रेडियस, ठीक। ये क्या है, कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ एटम, क्या रिप्रेजेंट करता, ओवरऑल साइज, ठीक, विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंसी सेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। और उसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, सिर्फ कोर की बात कर रहे थे, अब की बात ये भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है, Cl2 में देखिए आप बनाया गया है ना Cl2, तो जैसे आपको पता है कि एक Cl यहां रहता है और एक Cl यहां, ये बॉन्ड से शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और ये बॉन्ड पेयर एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा ठीक इसी तरीके से यहां रहेगा, ये देखिए यहां यहां ये हो जाएगा, ठीक। सवाल ये उठता है कि ये Cl2, जो अगर आपसे कहा जाए कि Cl2 भर के लाओ गैसियस Cl2, तो Cl2 में अगर थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, ठीक, तो एक Cl2 दूसरे Cl2 से जाहिर सी बात अटैच रहेगा, यानी एक Cl2 मॉलिक्यूल ये तो दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल ये, बात को समझिएगा। अभी एक Cl2 मॉलिक्यूल ये और एक दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल ये, यानी इसका मतलब जो मॉलिक्यूल Cl2 भाई एक ही चीज की बात नहीं होती, हम कितनी बात करते हैं, बहुत सारी। यहाँ एक Cl2 से दिखाने का यह मतलब नहीं होता है कि एक ही सब कुछ होता है। Cl2 यानी कि 1 लीटर का डब्बा है, उसमें एक Cl2 भरी हुई है, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें क्लोरीन गैस है। Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस अगर
क्लोरीन अगर गैस है उसमें तो इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे Cl2 के, याद रखिएगा Cl वाले, जो कि आपस में कोवैलेंटली बॉन्डेड भी होंगे। तो दो मॉलिक्यूल यानी एक Cl2 मॉलिक्यूल हम मान ले रहे हैं, अगर ये ऐसा है, ठीक, ये Cl एक ये बन गया, ठीक, और दूसरा Cl ये बन गया, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे तो किससे अट्रैक्ट होते हैं, तो बताया जाता है इसको किससे, कहेंगे वीक वान डर वाल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। यानी ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है ना, ये Cl2 एक, ये Cl2 ये, और ये जो अट्रैक्ट हो रहा है कहेंगे किससे अट्रैक्ट होता है, वीक, यही वाले भैया वाले वान डर वाल, है ना। नाम इनका बड़ा प्यारा है भाई, कुछ भी हो, पहली बार केमिस्ट्री पढ़ते समय वान डर वाल फोर्स हर बच्चे को याद हो जाता है। ये वान डर वाल फोर्स से अटैच होते हैं। जैसे हीलियम मॉलिक्यूल में, जैसे हीलियम है, जो भी न्यूट्रल चीजें हैं, मॉलिक्यूल होती हैं जिनका डाइपोल मोमेंट लगभग जीरो होता है ना, या जीरो होता है या फिर लगभग जीरो होता है, उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो वीक वान डर वाल फोर्स होता है, पहली बात। और खास बात ये कोवैलेंटली मॉलिक्यूल हो या फिर हीलियम गैस है, जैसे नियान गैस है, जो जीरो ग्रुप की गैसेज है, वो भी तो क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम से रुकेंगे ना। हीलियम गैस, आपने बोल दिया हीलियम गैस, क्या एक ही है एटम, नहीं, बहुत सारे एटम है, तो कैसे साथ रह रहे होंगे भाई, उसमें ना अट्रैक्शन हो फोर्स कोई काम कर रहा है, ना रिपल्सन फोर्स कोई काम कर रहा है, क्योंकि उसमें आयंस ऐसे, जैसे हीलियम गैस आपने कह दिया, तो हीलियम एटम ही न्यूट्रलाइज है, यानी न्यूट्रल है, तो दूसरा न्यूट्रल एटम पहले न्यूट्रल एटम से कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, तो वहां पर जो फोर्स काम करता है वो होता है वान डर वाल फोर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, स्टेट ऑफ मैटर में ये सब दिया है। जब वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां एकदम एक एक बात हम बताएं ना, कहां कहां कौन चीज पढ़ते हैं हम लोग, याद कराएंगे आपको कि देखिए वहां ये बात आई थी, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब सुनिए, यानी इसका मतलब जो Cl2 मॉलिक्यूल है, कह रहा है हमसे कि इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंसी सेल इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। ये देखिए बॉन्डेड है, ये दोनों बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में। ये क्या है, बॉन्डेड, ये वाला बॉन्डेड, ये बॉन्डेड, लेकिन ये और ये नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में, यानी कहां, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, ठीक। चलिए अब इसको बना लेते हैं जैसा कि उन्होंने बनाया, तो यहां पे ये बनाए हैं, वो तो बड़ा कठिन बनाते हैं। ये हो गया कोर। अच्छा, एक शब्द आ रहा है कोर, कोर को कर्नेल बोलते हैं, याद रखिएगा, कोर मतलब कर्नेल, और वैलेंसी सेल इंक्लूड कर देंगे तो पूरा एटम, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्या हो गया, कोर, ये इसका कोर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कर्नेल। अब कर्नेल में हमें पता है क्या क्या चीजें थी, ठीक है, इनर सेल और प्लस का न्यूक्लियस, इनर सेल प्लस का न्यूक्लियस, उसके बाद क्या बचता था, जो आखिरी में बचता था वो क्या, वैलेंसी ऑर्बिटल या आउटर इलेक्ट्रॉन या उसके आउटर सेल, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके ऊपर क्या हम लोग बना ले, एक वैलेंसी सेल बना ले, ये बना लिया, ठीक। अब ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा Cl मॉलिक्यूल भी इसी तरह से Cl2 वाला क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लीजिए, तो जब आप पाएंगे यहां पे एक ये और ये देखिए ये, ठीक, उनका फिगर तो थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा का है मतलब वो सही है, ठीक। तो इसका ये कोर बनाएंगे, तो देखिए इसमें टच करते हुए बना लीजिए। यानी अब देखिए, मतलब ये बात समझ में आ गई, ये यानी एक Cl2 मॉलिक्यूल ये वाला, यानी देखिए यहां एक Cl ये, एक Cl ये, फिर एक Cl ये, एक Cl ये, लेकिन ये दोनों क्या है, बॉन्डेड है। ये वाला दोनों बॉन्डेड, ये वाले दोनों बॉन्डेड, लेकिन ये और ये नॉन बॉन्डेड। अगर आपसे पूछा जाए यानी ये और ये क्या है, कहेंगे नॉन बॉन्डेड में है। भाई इनके बीच थोड़ी कोई बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड बनता है भैया वो इसके बीच में बनता है। देखिए आप कैसे याद करिए एकदम ढंग से, तो ऐसे न बनता है, इसमें रहता है, फिर यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस यानी Cl ये Cl, इस तरह से बनता है ना। इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, इनके बीच में केवल एक फोर्स है, वो काम कर रहा है, ये लोग जुड़ के रहते हैं, नहीं भी जुड़ के रहे अपनी उनकी मर्जी, हमसे क्या मतलब। लेकिन हमको जैसा बताया जाता है वो है कि अगर जुड़ रहे होंगे, जुड़ के रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, तो वो किससे, वीक वान डर वाल फोर्स से, कमजोर वाले। इतनी बात एकदम क्लियर हो चुकी, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, देखिए अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें क्या बनाया गया, आगे देख लेते हैं जरा, एक मिनट। अब देखिए यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक, ये हो गई बात। अब आते हैं हम लोग कहां पे, ये देखिए, तो दूसरे कलर से हम लोग शो करेंगे, चलिए, ठीक। ये आप क्या पढ़ के आ रहे हैं अभी, ये
ये यहां से यहां तक क्या होती है, कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ये इतनी कोवेलेंट रेडियस। ठीक, और जो ये डिस्टेंस बचेगी आपकी, यानी यहां से यहां तक एक नॉन बॉन्डेड वाले की, मतलब एक इसमें से एक इसमें से, इनके किनारा जैसे ही टच है, चाहे जैसे टच हो, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी को मिला दीजिए और वही हो जाता है क्या, वान डेर वाल रेडियस। यानी यहां से यहां तक जो चीज बची, अब ये क्या हो गई, आर वान डेर वाल्स। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आधा अब इसका आधा भी करना है, आर वान डेर वाल एंड आर वान डेर वाल क्या लिख रहे हैं, इसका आधा, 360 का आधा किए, तो इसका आधा कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस बनी, ये अब इसका आधा। चलिए इसको और दूसरे कलम से देखिए, बहुत ध्यान से फिगर में देखिए, फिगर में ही समझ में आएगा, और कहीं बनाया बनाया नहीं है, और कहीं कुछ बताया नहीं है। बात को समझिए, उसी से समझा जाएगा, जो इनका फिगर है ना, उसी से। मतलब वो फिगर में हाई उठा के नीचे रखे हैं और फिर लाइन लाइन खींच के समझाए, बस इतना अंतर है। हम उसको कोशिश किए ये, यानी ये डिस्टेंस है, यानी इसकी पहले ये क्या है, इसको लिख लीजिए, आर कोवेलेंट। आर कोवेलेंट, ये क्या है, आर कोवेलेंट। ठीक, इतना आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस होगी, इसका आधा कर दीजिए। तो कैसे आधा करेंगे, चूंकि हमें क्या पता चल रहा, सिर्फ देखिए, ये यहां से इस कोर से इस न्यूक्लियस की दूरी को हमको पता है कि यहां, लेकिन इस न्यूक्लियस से यहां तक वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की दूरी को हमको नहीं पता क्या कहा जाएगा इस समय, है ना। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि जैसे ये आपस में टच कर जाए, यानी इनका पूरा हिसाब, कोर और वैलेंसी सहित इनका हिसाब, और इनका पूरा ये टच कर जाए, तो जो आप पाएंगे ना, ये यानी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कर दीजिए आधा। क्या कर दीजिए, आधा। यानी ये देखिए इतना, ये लाइन जो हमने ड्रा करी, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में जब ये दोनों आपस में टच कर गए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये कहलाएगी आर वान डेर वाल। क्या कहलाएगी, आर वान डेर वाल। ठीक, तो आर वान डेर वाल क्या है, कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। इस बात को लिख लीजिए, ये क्या है, आर वी। डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। जो उन्होंने लिखा अपने फिगर के नीचे, देखिए एकदम सेम बातें लिखी हैं, इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। ठीक, क्लियर हो गई बात एकदम। इसको जोड़ रहे हैं यहां से यहां तक 360 आ रहा है, इसको कर दे रहे हैं 180 आ रहा है, और इसको लिख रहे हैं 58, कितना, 98, यानी ये वाली दूरी 98 बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की दूरी 360 बता रहे हैं। और ये मेजर करने का जो तरीका है वो किससे कर रहे हैं, इस वही वाले तरीके से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या फिर डिफ्रैक्शन, या फिर ये। तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बस खाली ये मोटा मोटा समझना था कि वान डेर वाल होता क्या है, वास्तव में वान डेर वाल रेडियस होती क्या है। एकदम क्लियर कट है अब हम लोग कि बिल्कुल, जब एक Cl2 यानी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो जो कि वीक वान डेर वाल फोर्स से अटैच हो आपस में, यानी जुड़ा हो आपस में, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ओवरऑल साइज देख लेनी होगी ऑफ एटम। ओवरऑल साइज का मतलब, यानी ये सिर्फ ओवरऑल साइज ऑफ एटम देखिए हमें पता चल रहा है, यानी ओवरऑल साइज ऑफ एटम जो कि इंक्लूड्स है जिसमें कि वैलेंसी सेल, लेकिन साथ ही साथ ये क्या, इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। यानी ये देखिए, इससे नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है, इसके इसके बीच बॉन्ड नहीं, इसके इसके बीच बॉन्ड है, इसके इसके बीच बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां पे, अच्छे से एकदम आ रहा। यही बात उन्होंने नीचे लिख रखी है, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 108, बॉन्ड एंगल। ठीक, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा जरा। एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स, कौन सी ऑर्बिटल्स, कंटेनिंग जिसमें कि बॉन्ड पेयर होता है। ठीक, अरे बॉन्ड कुछ पेयर्स को छोड़ दिया, ये रहा बस, ये
यानी एंगल्स बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और कहां, अराउंड द सेंट्रल एटम, कहां पे, अराउंड सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो बॉन्ड एंगल होता है डिटरमाइन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पूरी बात समझ में आ गई, यानी एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक, अराउंड द सेंट्रल एटम। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां लिए हैं H2O को, किसको लिए, H2O को, तो ये ऑक्सीजन है। चलिए यहां इससे ये बॉन्ड बना लिया, ये इससे ये बॉन्ड बना लिया, ये तो याद रखिए ये कैसे बनती है, यानी ये ऑर्बिटल्स होती हैं। ये यहां बता नहीं कि यहां जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है ये अपनी ऑर्बिटल्स, जो इसकी s और p वाली ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर गई, ओवरलैप करके उसका इसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। जब वो ओवरलैप करके हाइड्रोजन वाली s ऑर्बिटल से फिर ओवरलैप करती है, फर्दर ओवरलैपिंग होती है, जैसे एक इससे ओवरलैपिंग हो गई, तो ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा कि यहां पे देखिए इसमें, यानी कुल मिलाकर कि यानी इसकी ऑक्सीजन की कौन सी वाली होती है, वो 2s और 3p वाली मिलती है, sp3 इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है इसीलिए ना, क्योंकि उसका s वाली ऑर्बिटल, एक s वाली और 3p वाली आपस में क्या करती हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेती हैं और 4 नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं sp3 टाइप की। कितनी, 4, ठीक, एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उस 4 ऑर्बिटल्स क्या होंगी जो नई बनी, उनमें आप समझ लीजिए कैसे समझाएं इसको, एक 2 लोन पेयर ना, एक इधर, उस 4 ऑर्बिटल्स में कुल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जाके सेट हो जाता है। तो यानी सेंट्रल एटम के अराउंड जो ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए इसको हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, आप ऐसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि ये इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, याद रखिए ये हाइब्रिडाइज हो चुकी ऑर्बिटल्स हैं, याद रखिए ये कौन सी हाइब्रिडाइज हो चुकी हैं, जो वो वाली ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग कर चुकी हैं। तो यानी इसमें देखिए एक अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है जो कंटेनिंग लोन पेयर, ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, इसको हम एक हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, अभी न प्रूफ किया है न पढ़ा है, हम अपने समझने के लिए ऐसा कर ले रहे हैं, बाद में हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि इसी की माथा पच्ची है खूब ढंग से, ठीक ना, ये मान लेते हैं क्या, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली, ठीक ना। चलिए आप समझ रहे हैं ना, ये मान लिया बस, अरे ऐसे लिख दीजिए, क्या उतना बहुत बड़ी गणित लगा के कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो रहा है, ये मान लिया हमने, ठीक, मान लिया, तुझे अपना मान लिया रे वही, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स है उसमें बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसमें नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये वाली ऑर्बिटल बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन रख रही हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कहलाता है बॉन्ड एंगल, यानी ये क्या है, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, मजेदार बात ये कि 104.5 यानी 104.5 डिग्री है ना, 104.28 डिग्री लगभग, तो उसी को 5.5 मतलब आधा मान लेते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री आता है। क्लियर हो गई बात। हाइब्रिडाइजेशन जब इसका टॉपिक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें यही सब बातें हैं खूब ढंग से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन होता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है अंदर की तरफ, क्या होता है, दब जाता है, ठीक है, इनकी रिपल्सन की वजह से। तो आगे यही सब पढ़ना है, क्या होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ अभी नाम धीरे धीरे आने शुरू हुए। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत। और इस देखिए अब इसका शेप क्या हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, देखिए बॉन्ड एंगल डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स आयन लिखा है ना, सेंट्रल एटम, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा, कहेंगे वी शेप का है, देखिए ऐसा नहीं लग रहा आपको, इस शेप का ऑक्सीजन या बेंट इसी को कहा जाएगा आगे चल के, या हाइड्रोजन ऐसा नहीं लग रहा, इस तरीके से ये ऑक्सीजन है ना। तो ये सब बातें बाद में होंगी अभी, ठीक है। तो यानी बॉन्ड एंगल हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया। कौन सी ऑर्बिटल होनी चाहिए भैया बॉन्ड एंगल मेजर करने के लिए, जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यानी अब हम यहाँ पे बॉन्ड कैसे दिखाया था, HOH बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, H, ये देखिए ऑक्सीजन है, इसको और कुछ मत समझिए, ऑक्सीजन है जिसपे 2 लोन पेयर यहाँ चिपके हुए हैं, ठीक है ना, HOH बॉन्ड
तो ये हम बॉन्ड एंगल जो निकाले वो किसके बीच का है, कहेंगे एच ओ फिर एच, यानी देखिए इससे इससे। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में पढ़ा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए बॉन्ड इंथैल्पी, क्लियर एकदम। चलिए बॉन्ड इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला गया है रिक्वायर्ड, किसके लिए, ब्रेक करने के लिए। क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। कितना, 1 मोल, याद रखिएगा 1 मोल ऑफ, इसको पूरा अंडरलाइन करते हुए 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, यानी 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। क्या बात है इस मतलब का, है ना, सॉरी इस बात का क्या मतलब है, उल्टा हो गया था वही। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, मतलब जैसे हमने कहा कि यहां पे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा, कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इस तरीके का होगा। अब आपको कितना बॉन्ड लेना है, 1 मोल बॉन्ड लेना है, यानी ये सिंगल 1 मोल बॉन्ड लेना है। इसका मतलब ये कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। तो इसमें कितना बॉन्ड मिल जाएगा आपको, 1 मोल मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कितना, 1 मोल बॉन्ड होगा। भैया इसमें एक बॉन्ड, भाई एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल टाइप का, सिंगल यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल 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 वाले टाइप के सारे एक पर्टिकुलर टाइप हो गया इनका, एकदम कोई दिक्कत इसमें, समझ लीजिए। पहले आराम से पूरी बात हो जाए तब बात करेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, बस यही बात फंस रही थी, बाकी सब ठीक है ना, बिटवीन ये हो गया। यानी इसका मतलब ये जो बॉन्ड है 1 मोल हो जाए। अब इस 1 मोल बॉन्ड हो और साथ ही साथ ये कैसे हो, गैसियस स्टेट में आ जाए, किसमें, गैस में। अब इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देंगे वही होती है बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन में बता रहे हैं, ऑक्सीजन में, ठीक ठीक। अब एक देखिए यहां पे अलग अलग आप लेके तोड़ सकते हैं कि एक बॉन्ड तोड़ा फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ा, ऐसी है बात, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग बातें हैं। फिलहाल अब यहां पे क्या है, कहेंगे यहां पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा है, डबल बॉन्ड है। कैसा है, यहां पे इसको सिंपली लिख दीजिए डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड का टाइप है, ठीक। अब ये डबल बॉन्ड कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो ये ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी 1 मोल O2 होनी चाहिए। अरे 1 मोल मतलब समझते हैं, अवोगाद्रो नंबर 6.23 इंटू 10⁻23 है ना, कोई दिक्कत नहीं, 6.02 लिखते हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत। 1 मोल यानी 1 मोल मतलब इतना मोल, जैसे नहीं कहते 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 थे, तो 1 मोल में इतना ले एकदम 10⁻23, बहुत तेज, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बाद में हम लोग समझेंगे। यानी क्या है, ये है डबल बॉन्ड। अब ये 1 मोल O2 में 1 मोल डबल बॉन्ड मिला, यानी पर्टिकुलर बॉन्ड का टाइप क्या है, डबल बॉन्ड। यहां बॉन्ड का टाइप क्या था, सिंगल बॉन्ड। पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड बिटवीन, लिखा ना बिटवीन 2 एटम, तो 2 एटम के बीच पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड क्या है, यह है डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कितना हो जाए, चूंकि यहां 1 मोल लिए हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड 1 मोल। जब 1 मोल हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी। समझ में आ गया। तो इसी तरह से N2 में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो 1 मोल N2 में यानी 1 मोल N2 लेना पड़ेगा, तब उसमें ट्रिपल बॉन्ड के टाइप, यानी ये सेम चीज है, N2 लगा लीजिए, 1 मोल N2 गैस, गैसेस स्टेट होनी चाहिए, गैस है। देखिए शब्द बड़े अच्छे ढंग से लिखते हैं वो लोग, देखिए कितनी बढ़िया बात करें। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, यानी ये गैसियस स्टेट में है, ठीक, 1 मोल इस गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में जो एटम्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल टाइप का बॉन्ड है, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। 1 मोल आपको चाहिए, यानी 1 मोल हाइड्रोजन ले आइए, 1 मोल उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अब उसको तोड़िए,
आराम से खूब बढ़िया। तो जो यानी जितनी एनर्जी देंगे वो हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन में जब आप देख रहे हैं यानी इसके बीच एक मॉलिक्यूल आपने देखा तो ऑक्सीजन में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन के गैसियस स्टेट आपने देखा, इसके बीच में डबल बॉन्ड का एक टाइप है, यानी डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? 1 मोल। 1 मोल डबल बॉन्ड के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, जो एनर्जी देंगे वो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी इसकी। ठीक इसी तरह से N2 में देख लेंगे, नाइट्रोजन में। पूरी बात क्लियर हो गई? चलिए अब एग्जांपल के तौर पर वो लिए भी हैं। ठीक, चलिए अब पूरा लिखिए, फिर इसके एग्जांपल समझते हैं और इसमें फिर एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होती है उसको समझते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल, और घबराने की जरूरत नहीं है, सारी बातें एकदम कह रहे हैं। जब H2 का 1 मोल लेकर और इसको हम किसमें तोड़ दें, यानी इसमें पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड है, इसको तोड़ के हम क्या कर दिए, गैसियस एटम में बना दें, तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो क्या है? देखिए ये जो है ना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और भी स्टैंडर्ड वाली। स्टैंडर्ड मींस ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, एसटीपी। ठीक है ना, इसलिए ये नॉट लगा दिया जाता है, ये ऊपर लिख के ये स्टैंडर्ड, ये गोला बना के डैश लगाया गया ना हर जगह, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इसका मतलब होता है चेंज, ये एटमाइजेशन, ये इंथैल्पी, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, चेंज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बस इतना बोलना था इसके लिए, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं। यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, घबराना है ना, नोट करना है। थर्मोडायनेमिक्स में पूरी कहानी भर भर के है। ठीक, ये यही क्या है? बॉन्ड इंथैल्पी भी है, यही क्या है? बॉन्ड इंथैल्पी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए पूरी कहानी एकदम क्लियर। तो कह रहे हैं इतना एनर्जी, इतना किलो जूल लग जाएगी, ये याद बात नहीं करना है, खाली समझने की बात है। O2 के लिए इसी तरह कह रहे हैं ये इतनी लग जाती है, 498 किलो जूल पर मोल। ठीक इसी तरह से N2 को जब तोड़ेंगे, देखिए O2 में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ O ऐसे बना लेंगे, और यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला बना लिया। कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बॉन्ड इंथैल्पी है। अब बॉन्ड इंथैल्पी को देखिए क्या क्या कहते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी एक तो ये हो गया है ना, बॉन्ड इंथैल्पी। दूसरा इसी का क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी, तब भी बात सही है। तीसरा इसी का नाम हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तब भी बात सही है। बॉन्ड ऐसे लिखा जाता ना हो, थोड़ा सा हुआ है, हाथ तंग है, एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक, इसको लिख देते हैं क्या? B.D.E, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये इनके नाम है, तो अलग अलग नाम से कहीं सवाल मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब जो कहानी लिख रहे हैं, कह रहे हैं लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। ठीक, दैट इज, इसीलिए इसका नोट करके लिखे, नोट। नोट तो हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं ना, हम लोग थोड़ा वो है ना, एकदम शौकीन आदमी है हम लोग, ऐसे थोड़े। लखनऊ का मतलब शौकीन, नोट। ठीक, लखनऊ का मतलब शौकीन लोग, कोई बात नहीं। चलिए, तो लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। यानी अगर हमने कहा कि इसमें जितना, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड है तो ज्यादा लग रही है, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है किससे? ये सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से। ठीक, यही चीज है। तो लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक, स्ट्रॉन्गर विल बी द, स्ट्रॉन्गर will be bond in a molecule। ठीक, मतलब पूरी बात का मतलब क्या है? दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, अरे रे रे रे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब वही बॉन्ड की ताकत है ना, बिल्कुल एकदम आराम से पूरी बात क्लियर हो चुकी, याद रखेंगे। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना,
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांगर होता है, ट्रिपल बॉन्ड देखिए, ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रांगर, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों बातियां एक में है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 948 किलो जूल पर मोल आ रही है, डबल बॉन्ड वाले की 498 आ रही है, सिंगल वाले की 435 आ रही है। इसका मतलब यानी जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जितना कम होगी, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतना कम होगी। ठीक, इस बात का मतलब बिल्कुल ये ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड बना है, ऐसा नहीं 1 पाई 2 पाई चिना पाई, ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल समझ में आ रही बात? चलिए एकदम आराम से अब लिखिए, ठीक, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमें निकालना होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, नोट कर लीजिए अच्छे से पहले इसको। चलिए इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हम क्या डिटरमाइन करते हैं भैया, मीन या फिर इसी को कह लिए एवरेज, मीन या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, ये निकालते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बढ़िया से खूब समझा रहे हैं, आप भी समझिए इस बात को। ये सवाल जो एवरेज वाला है, ये सवाल एक बार आ चुका है, तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो वहां से तो बहुत सारे सवाल हैं। बॉन्ड एंथैल्पी वहीं पे मेन उसका जो मेन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो मिलते हैं वो उसी वाले चैप्टर में मिलते हैं, थर्मोडायनामिक्स वाले में। ठीक, तो यहाँ पे जो थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है उसमें मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए दे रहे हैं कि यहाँ ज्ञान थोड़ा थोड़ा कराएं ताकि आप आगे चल के ये सब चीजें जानें। एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि H2O है, बहुत प्यारा सा है ना, प्यारा है भी वास्तव में, ये ना रहे तो लोग प्यार और प्यार को समझने वाले सब खत्म हो जाएंगे। H2O इसलिए प्यारा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये H और प्लस ये H, ठीक, गैसेस स्टेट है, ये तो ठीक ही है। कह रहे हैं यहाँ पे जो लग रहा है आपको, अच्छा OH दिखाए हैं, अच्छा H टूटा या फिर OH टूटा, वेरी गुड। और यहां पे जो लग रही है डेल्टा AH1, ठीक, वो कितना आ गया 502 किलो जूल पर मोल। आ जाइए इधर, कह रहे फिर जो OH है, अभी देखिए क्या हुआ, HOH लगा रहता है ना इस तरीके से, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको HOH, ऐसा ही। और केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये प्लस में और ये माइनस में ऐसे टूटता है। थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो तो बाद में हम लोग समझेंगे यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अरे भैया इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक यानी ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन को लब करने वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस को लब करने वाला, है ना। कुछ लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात बोले, अब आप सही आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो वो वहां से पढ़े ना एकदम, तो वही यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वो मामला नहीं कि प्लस में टूटा OH में टूटा, ना ना ना, ये गैसियस में H एटम गैसियस में बन गया, OH पूरा ये जो मॉलिक्यूल बना वो भी गैसियस। अब सवाल ये है कि इस OH को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो यानी ये किसमें टूटेगा, फिर H गैसियस में और प्लस का फिर O गैसियस में, और यहां हम लिख देंगे डेल्टा AH2। और ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बता रहे हैं इसमें 427, ठीक, 427। तो इसी केसेस में आप क्या करेंगे आप, यानी H2O की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो गई। अब सवाल तो है ना, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2O, इस केस में क्या करेंगे, तो कहेंगे इसके लिए एवरेज निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, या इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसी को मीन कर लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, तो एकदम आराम से, यानी H2, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या होगी, इसको जोड़िए, जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही, पहले इसमें एक टाइप का बॉन्ड टूटा, H अलग हुआ, OH अलग हुआ, फिर एक दूसरे टाइप का बॉन्ड जो OH के बीच में है वो टूटा, फिर ये यहां पे यहां, तो ठीक, तो का टूटा, बॉन्ड टूटा, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या लिख देंगे, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए फिर इसके बाद सवाल वाला, हाँ लिखिए, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पहले टोटल
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, तो कहेंगे कि यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एनर्जी या एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आप जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें बॉन्ड एनर्जी लिखा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यानी एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, कितने बॉन्ड तोड़े गए, है ना, ये ठीक, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन। तो इसके लिए ये हो गया भैया फार्मूला। तो एवरेज वाले से सवाल पूछा भी गया है, तो ये सवाल कहां मिलेगा आपको, हमने बता भी दिया, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे यही निकालेंगे क्या, एवरेज बॉन्ड, ठीक, एंथैल्पी इज इक्वल टू 502 और प्लस का 427 अपॉन 2, कितने बांड टूटे, 3 या तो एक बांड ये एक बांड ये, दो बांड टूटा है, तो 2 लिख दीजिए यहां पे। और इसको आंसर क्या कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, 464। याद रखिए फिजिकल केमिस्ट्री में डेसिमल आपकी जान लेगा, सब कुछ बच जाएंगे लेकिन इससे नहीं बच पाएंगे। 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये हो गई कहानी। अब देखिए सवाल ये है कि क्या OH जहां कहीं भी आ जाए, सवाल ये देखिए बड़ा कह रहे हैं, ये क्या है, O और H, ये जो आप OH देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से इथाइल अल्कोहल देखेंगे C2H5, फिर यहां O, फिर ये H, क्या इसका मतलब यहां जो OH में एनर्जी अगर 427 लगी है तो क्या यहां भी 427 किलो जूल पर मोल लगेगी, कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि ये देखिए इसके मॉलिक्यूल का OH है और ये इसके मॉलिक्यूल का OH है, इसलिए यहां पे क्या लिखा है ना, पर्टिकुलर टाइप के ही होने चाहिए। यहां पे कौन से टाइप के हैं, कहेंगे यहां पे भी है भैया OH टाइप के हैं, लेकिन ये वाटर के OH टाइप के हैं, ये इथाइल अल्कोहल के OH टाइप के। बात को समझिए, टाइप से बस यही टाइप्स, आदत और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो लिख लीजिए इस OH में, इस OH के लिए एकदम आसान भाषा में, इस OH के लिए बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होती है। हो गई कहानी, ये नहीं कि अब जहां मिल गया हो वैसा ही हो गया। ठीक, पूरी कहानी को एकदम आराम से लिख लीजिए। ये रहा बॉन्ड एंथैल्पी। अब चले हम लोग आगे कहां चलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग कहां चलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, पूरा नोट करिए अच्छे से। चलिए बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए पढ़ते हैं, फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, किसके लिए, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए पढ़ते हैं, याद रहेगा। आयनिक के लिए ना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं और ना ही कोई शेप साप की बात करते हैं कि ज्योमेट्री शेप, हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं। उसको आयनिक के लिए हम सीधे सीधे उसकी लैटिस वाली फॉर्म पढ़ते हैं, यानी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर बहुत सारे बनते हैं, उनको पढ़ेंगे। लेकिन कोवैलेंट के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उनका शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारी बातें उन्हीं के लिए आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, किसके लिए है, कहेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कहेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सीधी बात इतनी होती है, नो बकवास, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे 2 एटम के बीच में कितने, मतलब एक मॉलिक्यूल जैसे N2, कितने बॉन्ड है इसमें, ये 2 एटम है ना, इसमें N2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3। समझ आ रही बात, यही चीज क्लियर एकदम, बस इतना है, और इससे ज्यादा दिमाग क्या नहीं लगाना है। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं H2 में, तो H2 के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। ठीक इसी तरीके से कह रहा O2, इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना, O2 के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 ही तो होते हैं, 2। ठीक, आ जाइए N2 ले रहे हैं, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। आ जाइए इसी तरह से कह रहे हैं क्या, CO, इसके बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2, CO में 3 दिखाएं तो 3 लिख लीजिए, उसमें कौन सी बात है, कितना, 3 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक, यही। अब अगली कहानी लिख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर्स।
इस बात को लिख लीजिए नोट के तौर पर। इसको भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जब पढ़ेंगे तो इसमें भी खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक, हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर जो एटम चाहे जो भी हो, याद रखिए इसको बेसिक समझ के, जैसे यहां पे F2 ले लीजिए या इसी तरीके से Cl2 ले लीजिए, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, कहेंगे 1, यानी F2Cl2 इस तरीके से आप अगर निकालेंगे तो देखिए आप पाएगा Cl2 पाएंगे तो क्या होगा, चलिए अभी इसको इधर लिख दे जरा सा। F2 में बॉन्ड कितना, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना, एक ही बॉन्ड होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1। Cl2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। चलिए इतना आप समझ गए। यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो कितना हो रहा, 2। यहां पे जोड़ पाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यहां पे जोड़ पाएंगे तो 14। यहां पे देखिए 8 6 14, ठीक। यहां पे 18, यहां पे तो बहुत ज्यादा है ना, 17 दूना 34, इस तरीके से। फिलहाल इसको अभी रहने दीजिए, इसको हटाइए, क्योंकि हमारे जब भी अगर दो कोवैलेंट यानी कोई मॉलिक्यूल है और उसमें दो एटम है, कोवैलेंटली ऐड है दोनों, यानी कोवैलेंटली क्या है, वो ऐडेड, कोवैलेंट बॉन्ड है उनके बीच में, और उस मॉलिक्यूल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में, जैसे ए बी, हमने कहा ए बी मॉलिक्यूल है, एक है ए बी, इसमें इन दोनों के एटम्स के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ रहे हैं 14। तो बताइए इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कहेंगे 3। यानी अगर 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, यही बात को यहां समझा जाए। अगर ये ए बी के बीच कह रहे हैं कि आपकी बार बॉन्ड हो गया कितना, 16, यानी सॉरी ए बी के बीच हमने कहा क्या है, यहां पे पहले देख रहे इलेक्ट्रॉन, ए बी के बीच अगर इलेक्ट्रॉन कितना है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर ए बी के बीच कितना है, कहेंगे 3। अगर इसी तरह से कह दिया जाए 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। अगर इसी तरह कह दिया जाए 18, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। बात समझ में आ रही, बात क्लियर है एकदम इसमें। तो इसको बॉन्ड ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना, कि 14 आएगा तो कितना होगा, 15 आएगा तो कितना होगा, एकदम आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब कह रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड या फिर आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के तौर पर F2 यानी फ्लोरीन एंड O2 माइनस 2, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 18। यहां 16 पहले से था, O2 का मतलब 16, इसने 2 और ले लिया तो 18। तो जब भैया जैसे ही 18 होगा 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए इसका इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। बात को समझिए। यहां पे कोई दिक्कत है क्या, एकदम आराम से समझ में आ रहा। F2 है, चूंकि इसमें 18 था तो बॉन्ड ऑर्डर 1, तो भाई O2 से जैसे ही 2 ले लेगा, जैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं N2CONO+, जरा इसमें देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, N2 फिर CO और फिर कह रहे हैं NO+। जाहिर सी बात है N2 का मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, इस दोनों का भी मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो है जाहिर सी बात है 7 इसमें है और एक ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 7 बचा ना 14। तो जब 14 का बॉन्ड ऑर्डर N2 में 3 आ रहा है, तो इन सभी भाई साहब का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इन सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, चलिए इतनी कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गई। लिखिए नोट, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या इसको क्या हम लोग बोल रहे थे भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, और नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, पहले ये लिख लीजिए, ऑफ मॉलिक्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक, जाहिर सी बात है, देखिए यहां पे 3 बॉन्ड पड़े, यहां पे क्या कितने हो जाएंगे, यहां पे बॉन्ड 3, तो 3 बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस छोटी हो जाती है, ठीक है ना। वो डिटेल में उसको हम लोग वहीं चल के पढ़ते हैं अभी,
ठीक है ना। देखिए यहाँ चार्ट बनाया गया बॉन्ड लेंथ का, जहां ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ छोटे छोटे का मतलब छोटा तो होगा ही, लेकिन वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, सिंगल वाले बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ तो सिंगल वाले की सबसे ज्यादा, डबल वाले की उससे कम, ट्रिपल वाले की सबसे कम, ठीक। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है किसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक। तो ये रहा, हम लोग कहां तक पढ़ लिए, बॉन्ड ऑर्डर तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हालांकि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितना ही दे रखा है सिर्फ उतना सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। उसके बाद ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर और दूसरा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बाकी सब डिफिनेशन थी, कहानी थी, लेकिन आना चाहिए वो सब, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और खूब मेहनत से एकदम दबा के पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।